Hello everyone, I'm Ananya Sharma from Defense Niti Academy. So today I'm going to discuss how to score 180 in NEET chemistry. देखो अभी हमारा नीट का एग्जाम हुआ, उसका रिजल्ट भी आ गया है. सो बहुत सारे बच्चे हमारे ड्रॉप करेंगे, है ना. प्लस 2 के बच्चे तो चलो तैयारी कर ही रहे होते हैं हमारी नीट की, और कुछ ऐसे होते हैं जो प्लस 1 में ही सीरियस हो जाते हैं. तो उनके लिए एक प्लस पॉइंट होता है कि उनके जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो प्लस 1 में ही क्लियर हो जाते हैं, तो प्लस 2 में उनके लिए इजीली हो जाता है. बट एक होता है कि बच्चों ने प्लस 1 में इतना खास कुछ नहीं किया कि चलो प्लस 1 थी, मस्ती में ही निकल गई. बट अब ऐसे नहीं सोचना कि हाँ हमारा नीट का एग्जाम नहीं निकलेगा एक साल पढ़ के भी. अगर आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो, अगर आप सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख रहे हो और अपना स्मार्ट वर्क के साथ साथ हार्ड वर्क भी करते हो, तो आपका नीट का एग्जाम 2024 का निकल सकता है. सो डीमोटिवेट नहीं होना कि प्लस 1 के कंसेप्ट क्लियर नहीं है. सारी चीज प्लस 2 में बेसिकली हमारी दोबारा से आती है. तो अगर आप बेसिक्स को क्लियर करो, ये है कि आपको थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा प्लस 2 में प्लस 1 से. सो अपने बेसिक्स को क्लियर करो. अगर आपके एक बार बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं तो नीट का पेपर तो इजीली वैसे ही निकल जाता है. ठीक है. सो यहाँ पर अब हम डिस्कस करते हैं हमारा सबसे पहला पॉइंट कि हमारे 180 मार्क्स कैसे आए केमिस्ट्री में. सबसे पहली चीज होती है एनसीईआरटी. अगर आप नीट का एग्जाम दे रहे हो तो ऐसे नहीं कि सिर्फ केमिस्ट्री की बात हो रही है, बायोलॉजी हो गया या फिजिक्स हो गया, हर सब्जेक्ट के लिए आपका जो एनसीईआरटी पोर्शन है, एनसीईआरटी बुक है, वो इक्वली इंपॉर्टेंट है. तो इंस्टेड ऑफ कि आप बाकी बुक्स पर काम कर रहे हो, बाकी बुक्स उठा कर पढ़ रहे हो एक्स्ट्रा इतनी मोटी मोटी, उससे पहले अपनी एनसीईआरटी की जो छोटी वाली बुक है केमिस्ट्री की, दो प्लस 1 की भी दो है और प्लस 2 की भी दो है, पहले उन पे वर्क करो, उनको अच्छे से पढ़ो. चैप्टर को सबसे पहले एनसीईआरटी से पढ़ना है, उसके बाद दूसरी बुक पे शिफ्ट होना है. ठीक है. तो उसमें जितनी भी थ्योरेटिकल पार्ट आता है, सारा का सारा अपना थ्योरेटिकल पार्ट पोर्शन को कवर करो. फिर एनसीईआरटी में क्या होता है, जैसे आपका कोई चैप्टर है, सपोज कर लो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, तो उसमें आपका नॉमेनक्लेचर भी आएगा, और चैप्टर के बीच में आपको एग्जांपल्स भी दिए होते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी दिए होते हैं और टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस भी दिए होते हैं. और बच्चे यूजुअली उन चीजों को इग्नोर कर देते हैं कि आप एग्जांपल्स भी नहीं करते, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी नहीं करते, और अपने लास्ट के पीछे के जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस हैं उनको भी इग्नोर कर देते हो कि इसमें से तो क्या ही आएगा. बट वहां पर अगर आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपके जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं वो आपके वहां पर क्लियर होते हैं, बेसिक कंसेप्ट्स आपके वो वाले क्वेश्चंस करके क्लियर होता है, क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन ही इस तरीके से बनाया गया है कि सारा आपका बेसिक पोर्शन जो होता है वो क्लियर खत्म हो जाता है. अब जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर है हमारा, ठीक है, या फिर सॉल्यूशंस का चैप्टर है, उसकी बैक एक्सरसाइज में ही आपके 40 to 45 क्वेश्चंस बनते हैं. इंटेक्स क्वेश्चन अलग से हैं, है ना, 15-20 क्वेश्चंस वो अलग से हैं. तो एक चैप्टर के ही अगर आप देखो 60 to 70 क्वेश्चंस, जो बड़े चैप्टर्स हैं उसमें आपके एनसीईआरटी में ही 60 to 70 क्वेश्चंस दिए हुए हैं. अगर आप पहले वो कर लोगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, है ना. और एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया तो जाहिर सी बात है कि जो आपके बाकी के चैप्टर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो आप कर ही लोगे. तो एग्जाम्पल्स पर भी फोकस करो एनसीईआरटी के, और एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज भी करो. इट्स नॉट लाइक कि वो एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑब्वियसली नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, बट वहां से आप सीखोगे, उसके बाद आप एमसीक्यूज पे शिफ्ट करोगे तो आपका वो चैप्टर इजीली हो जाएगा. नेक्स्ट आता है टेबल्स. अब टेबल्स में सबसे पहले कितने सारे टेबल्स आते हैं हमारे केमिस्ट्री में, सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारा पीरियोडिक टेबल ही है. तो पीरियोडिक टेबल देखो कितने सारे चैप्टर्स में आपका काम आता है. सबसे पहले तो प्लस 1 में ही एक चैप्टर आता है विच इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में अगर आपको पीरियोडिक टेबल ही नहीं लर्न, प्लस 1 प्लस 2 में आपको पूरा पीरियोडिक टेबल लर्न होना चाहिए टिप्स पर. तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में आपका पूरा पीरियोडिक टेबल यूज होगा. उसके बाद प्लस 1 का ही चैप्टर है एस ब्लॉक एलिमेंट्स. एस ब्लॉक एलिमेंट्स में भी आपका पीरियोडिक टेबल आता है. पी ब्लॉक भी आपका प्लस 1 में आता है, पर पी ब्लॉक के सिर्फ दो ग्रुप्स होते हैं विच इज आपका 13 और 14 ग्रुप. तो वो आपका प्लस 1 में है. नेक्स्ट के जो ग्रुप हैं वो आपके किस में आप देखते हो, अपनी प्लस 2 में पी ब्लॉक के. फिर डी एंड एफ ब्लॉक हो गया. तो ये सारे चैप्टर्स जो हैं वो पीरियोडिक टेबल को इंक्लूड करते हैं. तो पीरियोडिक टेबल को अपने रूम में लगाओ, बड़ा सा पीरियोडिक टेबल का चार्ट दो और उसको अपने रूम में लगाओ. उससे क्या होगा, आप रोज देखोगे. और पीरियोडिक टेबल ऐसा नहीं है कि आपने इजीली ऐसे रट्टा मारना है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, उसके मिनेमोनिक्स लर्न करो, उसको ग्रुप वाइज लर्न करो. ठीक है. जब ग्रुप वाइज लर्न करोगे तो आपको पीरियोडिक टेबल इजीली लर्न होगा. आप 1 to 118 तक पूरा पीरियोडिक टेबल ऐसे नहीं लर्न कर सकते, आपको टिप्स और ट्रिक्स यूज करनी ही पड़ेंगी वहां पर. तो अपनी टिप्स और ट्रिक्स को यूज करो और अपने पीरियोडिक टेबल को अपने रूम में लगाओ, बड़ा सा पीरियोडिक टेबल, जिससे जैसे आपने आज ग्रुप नंबर सपोज करो 15 किया है मिनेमोनिक्स यूज करके,
तो आप उसको पढ़ोगे, 2 3 4 बार पढ़ोगे दिन में, तो वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बैठ जाएगा। सो पीरियोडिक टेबल लर्न करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बस आपको उसके टिप्स और ट्रिक्स पे वर्क करना है और उसको रोज के रोज पढ़ना है। सो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। फिर उसके बाद आती हैं आपकी रिएक्शंस। अब ऑर्गेनिक में क्या है, बहुत सारी रिएक्शंस हैं, वो सारी की सारी करनी है, कोई भी रिएक्शन आपने नहीं छोड़नी। बाकी जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे तो उसमें मैं ब्रीफ में बताऊंगी कि कैसे आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी करनी है। फिर अब केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस तो होंगी, क्योंकि केमिस्ट्री पे तो कितनी सारी आपने देखा फनी वीडियोस बनती हैं कि केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस। सो ऑब्वियसली जो आपका नीट का एग्जाम होता है ना, उसमें कितने सारे क्वेश्चंस आपके एक्सेप्शंस पे आते हैं, तो एक्सेप्शंस को ध्यान से किया करो। अगर आप उनको ऐसे इग्नोर कर दोगे कि हाँ पढ़ दिया और हो गया, एक्सेप्शंस को 2 3 4 बार अपना करो, लिख लिख कर देखो कि हाँ कहाँ पर एक्सेप्शन है, क्योंकि एक्सेप्शन पे क्वेश्चन हमेशा बनता ही बनता है नीट पे। तो ये तो हमारा एनसीईआरटी के बेसिस पे हो गया। एनसीईआरटी आप दिमाग में फिट कर दो कि एनसीईआरटी नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो थ्योरेटिकल है चाहे वो न्यूमेरिकल्स है, आपकी एनसीईआरटी से ही आते हैं। अगर आपका वही क्लियर नहीं है तो आप कुछ भी कर रहे हो, वो दैट डजंट मैटर। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका सॉल्व क्वेश्चंस एवरी डे ऑफ ईच टॉपिक। देखो कोई भी आप टॉपिक कर रहे हो, लाइक एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपका एक टॉपिक आता है बोहर्स एटॉमिक मॉडल का, तो उसमें आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस तो बनते ही बनते हैं, कितने सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं, है ना। तो अब आपने क्या करना है, आपने लाइक एक टॉपिक पढ़ा, उसके सारे के सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करे, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पढ़े कि क्या थ्योरेटिकली क्वेश्चंस बनते हैं उस पे, अपने एमसीक्यूज निकाले उस टॉपिक के, और जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया साथ के साथ। उससे आपको बर्डन नहीं होगा कि हाँ आपका टॉपिक इकट्ठा हो रहा है। देखो एक होता है पढ़ना सिर्फ, तो पढ़ाई करके सिर्फ नहीं होता, आपको स्मार्ट वर्क करना है वहां पर। अगर आप कोई टॉपिक कर रहे हो, कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, तो उसके साथ के साथ छोटे से लेकर बड़े से बड़ा क्वेश्चन आपको वहां पर सॉल्व करना है, ताकि आपका टॉपिक पूरा का पूरा आपको क्लियर हो। जब तक आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते, आपको टॉपिक की क्लियरिटी नहीं आती। तो टॉपिक को अगर आपको एक क्लियरिटी चाहिए कि हाँ इस टॉपिक में है क्या, तो उसके क्वेश्चंस देखो कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। सो सॉल्व क्वेश्चंस एवरी डे ऑफ ईच टॉपिक। कोई भी टॉपिक कर रहे हो, एक टॉपिक कर रहे हो, 2 कर रहे हो, जितने भी कर रहे हो उसके क्वेश्चन साथ में करो, उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच करो। ये नहीं कि एक टॉपिक कर दिया साथ में ही दूसरा स्टार्ट कर दिया बिना क्वेश्चंस करे, ये इससे मार्क्स नहीं आते। एक पढ़ने का तरीका होता है, अगर आपका पढ़ने का तरीका ही सही नहीं है, अगर आप सही तरीके से पढ़ ही नहीं रहे हो, तो आपके मार्क्स नहीं आ सकते। तो एक होता है ना कि हाँ मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट फिर भी हमारा एग्जाम नहीं निकल रहा। कुछ बच्चे होते हैं 2 2 3 3 साल इतना ड्रॉप कर देते हैं, बट फिर भी उनका जो एग्जाम है वो क्लियर ही नहीं होता। उसका रीजन यही होता है, उनका पढ़ने का तरीका ही गलत होता है। तो अपना पढ़ने का तरीका ठीक करो, ठीक है, इन सारे पॉइंट्स पे वर्क करो अपना। तो जैसे जैसे टॉपिक करते हो उसके साथ साथ अपना क्वेश्चंस भी किया करो। एंड एनसीईआरटी एक्सरसाइज मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट पे ही बताया कि कितने सारे क्वेश्चंस हमारे एनसीईआरटी के बनते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है, यहाँ पर उसके क्वेश्चन साथ में किया करो। जैसे चैप्टर खत्म हो गया, चाहे चैप्टर खत्म होके करो, वैसे तो ये होता है कि टॉपिक खत्म हो गया, अपने टॉपिक के वाइज वहां पर क्वेश्चंस ढूंढो कि कौन सा बनता है और उसी टाइम करो। बट अगर चलो वो भी नहीं करते, तो बच्चे तो यूजुअली क्या करते हैं, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को छेड़ते ही नहीं है, उसको हाथ ही नहीं लगाते, विच इज वेरी रॉन्ग, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट है हमारा, डोंट पाइल द लिस्ट ऑफ बुक्स। अब ऐसे है कि आपने 4 बुक्स ले ली वहां पर केमिस्ट्री की, अलग अलग ऑथर्स की ले ली, और पढ़ आप एक भी नहीं रहे हो, क्योंकि इतनी सारी बुक्स देख के आप हो जाते हो कंफ्यूज। तो वो चीज नहीं करनी। अपनी एक, मैंने बताया सबसे पहले एनसीईआरटी को रखो, उसके साथ में जो भी आपको वर्डिंग समझ आती है जिस भी ऑथर की, उस बुक को रखो और उसमें से उस टॉपिक को दोबारा पढ़ लो। अगर कुछ भी एक्स्ट्रा होगा तो वो आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा, वहां पर आपको और जो आपके टॉपिक की है क्लियरिटी हो जाएगी। बट ये नहीं कि आपने केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री की आपने 10 बुक्स रख ली, ऐसे नहीं करना। ज्यादा से ज्यादा 2 एक्स्ट्रा बुक्स रखो और उसको भी पहले खत्म करो, फिर अगली पे स्विच करो। तो बुक्स को इकट्ठा नहीं करना कि आपने पूरा एक बंडल बना लिया बुक्स का और उसको कर ही जा रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं होगा। सो डोंट पाइल द लिस्ट ऑफ बुक्स, ओके। सो फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द टेक्स्ट बुक
एंड रिवाइज देम एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स। आप कोई भी चैप्टर कर रहे हो, उसमें आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं, अपने पास हाइलाइटर रखो, पिंक कलर का, ब्लू कलर का, जो भी आपका फेवरेट कलर है, उस कलर का अपना हाइलाइटर रखो। उससे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट भी बनेगा कि हाँ हाईलाइट करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करना है। तो उस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को या लाइंस को अंडरलाइन कर दो। या कोई आपको लगता है कि एक्सेप्शन आ रही है ना, केमिस्ट्री में हमें पता है एक्सेप्शंस हैं, तो एक्सेप्शंस को अंडरलाइन करो। तो उससे जब आप दोबारा उस चैप्टर को पढ़ोगे, वैसे तो नहीं है एक बार चैप्टर पढ़ के हो गया, जो ये बेवकूफी करते हैं ना कि हाँ एक बार चैप्टर पढ़ लिया और हो गया हमारा, उनका तो वैसे ही एग्जाम नहीं निकलता। जब तक आप चैप्टर को 3 से 4 बार नहीं पढ़ते ना अपनी एनसीईआरटी से, तब तक आपका वो चैप्टर अच्छे से आपको क्लियरिटी नहीं आती। तो सबसे पहले जब चैप्टर पढ़ रहे हो ना, उसको हाईलाइट कर दो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, एक्सेप्शंस को, या फिर आपकी रिएक्शंस आ रही है, रिएक्शंस को अंडरलाइन कर दो, एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स को अंडरलाइन कर दो। अगर आपका कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लग रहा है, अपने तरीके से भी लग रहा है, तो उसको अंडरलाइन कर दिया करो। तो जब आप दोबारा उसको सेकंड या थर्ड टाइम चैप्टर को खोलोगे, तो अगेन एंड अगेन आपके दिमाग में वो चीज रिवाइज हो जाएगी और आपको याद हो जाएगी। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमारी रिवीजन हो जाती है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। सो दिस इज योर 4th पॉइंट, इस पे भी अच्छे से वर्क करो। 5th आता है मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ ऑल नेम्ड रिएक्शन। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी कैसे है। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन होता है नॉमेनक्लेचर। सबसे पहले होती है जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आनी चाहिए। तो जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन से टॉपिक्स हैं, सबसे पहले तो हमारा IUPAC नॉमेनक्लेचर है। अगर आपको नॉमेनक्लेचर नहीं आता, तो आप रिएक्शंस पे तो शिफ्ट कर ही नहीं सकते। अगर आपको कंपाउंड्स के नाम ही नहीं पता, तो आप कैसे करोगे रिएक्शन, इतना भी रट्टा नहीं मार सकते ना आप। तो सबसे पहले तो नॉमेनक्लेचर पे फोकस करो, अपना नॉमेनक्लेचर करो। उसके बाद आपके आती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, जो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है ना, मैकेनिज्म्स इनके, मार्कोनिकॉव्स, एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ऑर्गेनिक की, इन पे वर्क करो। फिर आपको पता है +1 +2 में कितनी सारी नेमिंग रिएक्शंस बनती है। अब आपने क्या करना है, एक नोटबुक लेनी है, लाइक 10-15 रुपीज की आपने एक नोटबुक दे दी। उसमें सबसे पहला काम क्या करना है, अपना IUPAC के जितने भी हमारे स्टेप्स बनते हैं, स्टेप वाइज आपने उसको करना है। और उसके क्वेश्चंस भी लिख लो, वहां पर 2-3 क्वेश्चंस भी ट्राई करो हर स्टेप के साथ। IUPAC खत्म हो गया आपका 2-3 पेजेस में। उसके बाद आपने किस पे शिफ्ट होना है, अपना नेमिंग रिएक्शंस पे। नेमिंग रिएक्शन से पहले चलो आप रिएजेंट्स वगैरह जो हैं उनके नेम लिख लो, वो एक पेज पर आपके रिएजेंट्स वगैरह आ जाएंगे, या फिर आपके कैटलिस्ट वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेमिंग रिएक्शन पे जाओ। +1 +2 की हार्डली मुझे लगता है 3 से 4 पेजेस पे आपकी सारी की सारी नेमिंग रिएक्शंस कवर हो जाती हैं। नॉट विद मैकेनिज्म, नॉर्मल रिएक्शंस लिखो। क्योंकि अगर आप देखो नीट में आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है नेमिंग रिएक्शन पे, या तो आपको पूछ लेते हैं कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ठीक है, या फिर आपको पूछा जाता है कैटलिस्ट क्या यूज हो रहा है, या फिर कंडीशंस कौन सी वाली नेमिंग रिएक्शंस में लग रही हैं। तो अगर आप एक रिएक्शन लिख रहे हो, उसमें मेन पार्ट क्या होता है, रिएक्टेंट, कैटलिस्ट, और आपकी क्या बोलते हैं कंडीशंस, एंड देन आपका प्रोडक्ट। तो अगर आपको वो आता है तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इजीली। मेन क्वेश्चन तो उसी पे आता है। ऐसे तो नहीं होता कि आपको बोलेंगे नीट में पूरी की पूरी मैकेनिज्म लिख के दिखाओ। मैकेनिज्म तो इसलिए होता है कि आपको रिएक्शन समझ आ जाए, आपका प्रोडक्ट कैसे बना। तो आपने नेमिंग रिएक्शन जितनी भी हैं अपनी, वो सारी 3 to 4 पेजेस में लिख लेनी है। इससे क्या होगा, आपकी एक ऑर्गेनिक की छोटी सी नोटबुक बन जाएगी, जिससे आपके सारे के सारे बेसिक्स जो होंगे वो वहां पर आ गए। तो जब भी आप अपना एग्जाम देने जाओगे, उससे पहले उसको पढ़ लिया और आपको वो याद हो गया। ठीक है, एक बार रिवीजन हो गई आपकी। सो इससे क्या होगा, इट विल हेल्प यू टू सी ऑल इन्फॉर्मेशन इन वन ग्लांस। आपको एक ही मतलब झलक में आप सारा का सारा अपना उसमें देख सकते हो। इंस्टेड ऑफ, देखो अगर आपने नेमिंग रिएक्शन एक बुक में अपनी नोटबुक में नहीं लिखी, अब आपके पास 4 बुक्स है अपनी केमिस्ट्री की, +1 +2 की मिला के आपके पास 4 बुक्स हैं। तो क्या आप हर चैप्टर को खोलोगे, फिर उसमें देखोगे कि हाँ इसमें इस पेज पर नेमिंग रिएक्शन आ रही है, फिर अगला चैप्टर देखोगे। सो इंस्टेड ऑफ दैट एक जगह लिखी होनी चाहिए आपके पास। मैं तो बोलती हूँ कि उसको फ्रेम करवा के अपने सामने रख लो, नेमिंग रिएक्शंस को भी। जो आपके ये 2 साल है ना, या जो ड्रॉपर्स हैं, वो यही करो कि अपना पूरा रूम अपना केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स से भर दो। अपने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं उसको लगा लिया करो वॉल पर। ठीक है, पीरियोडिक टेबल तो मैंने बताया इंपॉर्टेंट है, वो तो लगाना ही लगाना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है रिवाइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑन अ रेगुलर बेसिस। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा स्कोरिंग होती है, बहुत ज्यादा इजी होती है। इवन अगर मैं अपनी बात करूं, अपने टाइम पे मुझे भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत पसंद थी, सबसे इजी इनऑर्गेनिक ही लगती थी मुझे।
ठीक है, उसमें क्या होता है, थ्योरेटिकल पार्ट होता है और वो भी बहुत इजी अंडरस्टैंडिंग होती है, उसकी कंसेप्ट्स बहुत इजीली समझ आ जाते हैं। बट यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक को ना इग्नोर कर देते हैं कि ये तो इजी है, ये हम लास्ट में कर देंगे, और लास्ट में टाइम ही नहीं बचता कि इनऑर्गेनिक करो। तो ऐसे नहीं करना, अपना एक स्केड्यूल रखा करो कि हाँ हमने ये चैप्टर करना है, तो सारे चैप्टर्स करके जाने हैं, इनऑर्गेनिक को आपने इग्नोर नहीं करना। और इनऑर्गेनिक को सबसे इजी तरीका पढ़ने का इज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की सारी लाइंस पढ़ो, क्योंकि जो पेपर है वो आपको एनसीईआरटी से ही आना है, ठीक है। तो एनसीईआरटी को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी। तो वहां से अपना सारा का सारा जितने भी चैप्टर्स हैं रेगुलर बेसिस पे उसको पढ़ा करो। लाइक फ्री बैठे हो ना तो इनऑर्गेनिक खोल लो, उसमें से चैप्टर को पढ़ दिया, और हाईलाइटर तो मैंने बताया ही हुआ है, तो हाईलाइट जो पॉइंट्स किए होंगे वो आपको दोबारा से रिवाइज हो जाएंगे, तो वहां पर आपकी इनऑर्गेनिक की भी रिवीजन हो जाएगी। Okay, so seventh point we have, write the points you don't remember on sticky notes। कुछ ऐसी चीजें होती है, देखो हर चीज इजी नहीं है, कुछ चीजें कॉम्प्लिकेटेड भी होती है कि आपको एक बार पढ़ने से समझ नहीं आती, ठीक है, या फिर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो उसको स्टिकी नोट्स रखो अपने पास, उसको उसमें लिखो और अपने रूम में उस स्टिकी नोट को लगा दो। जैसे मैंने बताया, मैंने तो ये भी बोला ऑर्गेनिक की केमिस्ट्री की रिएक्शंस भी, नेमिंग रिएक्शंस भी लिख लो। तो अगर आपको कुछ भी डिफिकल्ट लगता है जो आपको बार बार पढ़ने पर भी याद नहीं हो रहा, उसको आप स्टिकी नोट पे लिखकर अपने सामने लगा दो, तो उसको आप बार बार पढ़ोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा और अच्छे से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये पॉइंट। देन नेक्स्ट इज मेक फॉर्मूला चार्ट्स इन फिजिकल केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक की भी बात कर ली, इनऑर्गेनिक की भी बात कर ली, ये बात है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री यूजुअली बच्चों को मुश्किल लगती है, ऑब्वियसली उसमें न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं केमिस्ट्री के, और थोड़ा ये भी है कि कैलकुलेशंस भी हमारी बड़ी होती है केमिस्ट्री में कंपैरेटिवली। तो सबसे पहली चीज फिजिकल केमिस्ट्री में जो आप गलती करते हो वो ये कि आप करते हो सीधा न्यूमेरिकल, आपने फॉर्मूला देख लिया और न्यूमेरिकल कर दिया। नहीं, सबसे पहले चैप्टर को पढ़ो, सबसे पहला स्टेप ही यही होता है कि चैप्टर को अच्छे से पढ़ो। तो उससे क्या होगा, आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, कोई भी टॉपिक है आपका उसका पहले कंसेप्ट क्लियर करो। कंसेप्ट क्लियर होने के बाद उसके फॉर्मूलाज देखो, और फिर साथ के साथ जैसे आपने एक टॉपिक किया फिजिकल केमिस्ट्री का, उसके साथ के साथ बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर दो, तो वहां पर आपके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस हो जाती है। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो, उसका अगर आपने कोई टॉपिक करा है तो उसके साथ में आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो, ठीक है। और फिजिकल केमिस्ट्री में भी सेम चीज करनी है कि आपने एक नोटबुक लेनी है फिर से 10-15 रुपीज की, जितने भी आपके +1 +2 के, जैसे आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो अपने साथ उस छोटी सी नोटबुक को रखो, जो भी फॉर्मूला आता है नंबरिंग कर दो 1 2, जितने भी आपके फॉर्मूलाज बनेंगे वो आपके पास पूरे के पूरे फॉर्मूलाज जो है वो एक ही नोटबुक में आ जाएंगे। मतलब पूरी नोटबुक नहीं भरेगी ऑब्वियसली, जितने भी 5-6 पेज आपके भरेंगे, बट जितने भी +1 +2 के आपके फॉर्मूलाज होंगे वो आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। आपको बार बार डिफरेंट डिफरेंट बुक्स खोल के दोबारा देखना नहीं पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला कौन सा चैप्टर में था या कौन सा फॉर्मूला लगेगा, है ना। बेसिक और न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे बेसिक पॉइंट, पहले क्वेश्चन पढ़ो, न्यूमेरिकल को पढ़ो, उसमें देखो आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में, तो वो गिवन पार्ट्स आपने लिख लिए, फिर देखो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। समटाइम ऐसे होता है फॉर्मूला का भी फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला से एक फॉर्मूला बनता है वो लगता है, तो वो तभी होंगे जितनी आप प्रैक्टिस करोगे। अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री कर रहे हो ना तो अपना टारगेट रखो कि हमने इतने न्यूमेरिकल्स करने ही करना है, या फिर रोज का अपना टारगेट रखो कि हमने आधा घंटा फिजिकल केमिस्ट्री करनी ही करनी है स्टार्टिंग में, और इतने न्यूमेरिकल्स मैंने करने हैं दिन के। लाइक 5 न्यूमेरिकल से भी अगर आप स्टार्ट होते हो रोज के, तो आपका एक रिदम बन जाएगा, लास्ट में जाते जाते वो न्यूमेरिकल की जो वेटेज है 5 करने शुरू हुआ है तो 20-25 पे पहुंच जाओगे, ठीक है। उससे आपकी प्रैक्टिस होगी। फिर मेक एवरीडे टारगेट, अपना एक टारगेट सेट करो कि मैंने ये चैप्टर इतने दिन में या इतने टाइम में खत्म करना ही करना है, और मैंने इसके इतने क्वेश्चंस या इस बुक से इसको पढ़ना ही पढ़ना है। तो अपना एक टारगेट सेट किया करो और उस टारगेट पे फोकस भी करना है। ये नहीं है कि लाइक देखो, अपना एक स्केड्यूल तैयार करो, सबसे पहले आज से अपना एक स्केड्यूल तैयार करो कि उसके अकॉर्डिंग उस पर वर्क करो। और ऐसे नहीं कि आज कर दिया कल कर दिया और तीसरे दिन बस अब तो आज मैं छुट्टी पे हूँ, नहीं, जो आपका पढ़ने का टाइम है ना उस टाइम आपने कहीं नहीं जाना, ठीक है। तो अपना ऐसा स्ट्रिक्ट स्केड्यूल करना है 1 साल के लिए, 2024 नीट एग्जाम के लिए, कि आपको कोई कुछ भी बोल रहा है आप कहीं नहीं जाओगे, आप सिर्फ अपना पढ़ाई करोगे,
अगर आपको एग्जाम निकालना है तो आपको स्ट्रिक्टनेस अपने साथ खुद ही करनी पड़ेगी। आपको खुद मना करना पड़ेगा, दोस्तों को भी, फैमिली को भी, कि नहीं मैं तो नहीं जा सकता, मुझे पढ़ना है। तो अपना वो टारगेट सेट किया करो कि हाँ हमने आज ये चैप्टर खत्म करना है या इतने क्वेश्चंस इस चैप्टर के करने ही करने हैं। क्वेश्चंस के भी टारगेट रखो। एमसीक्यूज है ना, जैसे एमसीक्यूज पे वर्क करो। देखो जो हमारा नीट का एग्जाम है वो एमसीक्यू बेस्ड है, तो रखो, आज से रखो कि हाँ मैं 20 न्यूमेरिकल्स करूंगा ही एक दिन में। 20 से आप 50 पे आ जाओगे। तो जब आपकी एक लिमिट इंक्रीज होती रहेगी न्यूमेरिकल्स करने की, एमसीक्यू करने की, उससे क्या होगा, देखो 3 घंटे का एग्जाम होता है, आपको उसी 3 घंटे में केमिस्ट्री करनी है, फिजिक्स करनी है और बायो करनी है, और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड भी करना है, ठीक है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है क्वेश्चन की तो आप नहीं कर सकते। तो वो अंडरस्टैंडिंग आपकी क्विक होनी चाहिए। अगर आप एक क्वेश्चन पे ही 10 मिनट लगा रहे हो, आप कैसे अपना एग्जाम खत्म करोगे? तो अपनी टाइम लिमिट को बढ़ाओ कि इतनी ज्यादा देर मैंने बैठना है, और इतने टाइम में टाइमर लगा दो कि इतने टाइम में मैंने इतने क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। एक दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, पर किसी दिन तो होगा ना, 5th डे तो जाके आपसे वो चीज होगी ना। तो अपने टारगेट सेट करो। टारगेट सेट करोगे, खुद को ही अगर चैलेंजेस दोगे, तभी आपका एग्जाम निकलेगा। सो चैलेंज योर सेल्फ। नेक्स्ट, लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रैक्टिस नीड प्रीवियस क्वेश्चन। जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, जब आपका सिलेबस खत्म हो जाता है, सिलेबस नहीं भी खत्म होता, अगर आपने कोई चैप्टर किया है तो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकाल दो और वो सारे के सारे करो। और कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं छोड़ना, सारे के सारे क्वेश्चंस करना है अच्छे से। एक तो आपको आइडिया हो जाएगा कि नीट में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है, जब आप उनकी प्रैक्टिस करोगे। और आपसे जब नीट के क्वेश्चन सॉल्व होने लग गए, आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लग जाएगा कि हाँ मैं तो इस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ऑब्वियसली आने वाले ईयर्स के भी कर सकता हूँ, अपना पेपर मेरा इजीली निकल जाएगा। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपने खुद बिल्ड करना है, तो उसको बिल्ड करो, और तभी आप अपना टारगेट अचीव कर सकते हो। और मैंने पहले भी बोला, पढ़ता हर कोई है, बट यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क। अगर आप स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे, सिर्फ हार्ड वर्क कर रहे हो, अगर आपका पढ़ने का तरीका गलत है, अगर आप इन सारे पॉइंट्स पे वर्क नहीं कर रहे, जितने भी मैंने पॉइंट्स बताया, जितने भी हमने डिस्कस किए, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो इन सब पे वर्क करो अच्छे से, ठीक है। 10 के 10 पॉइंट दिमाग में रखो कि हमने ऐसे ही इसी तरीके से पढ़ना है। अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो तो फॉर श्योर आपका नीट का एग्जाम निकलेगा, 2024 आपका ही है। तो पढ़ो अच्छे से, चाहे +1 वाले हैं, +1 वालों को भी यही है कि हाँ अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे, +2 में दिक्कत नहीं आएगी, और ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। +2 वालों को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। एक्स्ट्रा मेहनत के साथ साथ फिर से वही बात कि स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। अपने पढ़ने के तरीके को सही रखो, न्यूमेरिकल्स, एमसीक्यूज, अपनी एनसीईआरटी, हर चीज को एक साथ लेके चलो। इंस्टेड ऑफ गोइंग कि हाँ हम बहुत सारी बुक्स कर रहे हैं, उसकी जगह आप अपनी एक बुक पे पहले फोकस करो, उस पे वर्क करो और उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। सो जितने भी पॉइंट्स थे, फोकस ऑन दीज पॉइंट्स, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट 2024 एग्जाम। थैंक यू सो मच।